बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। अब से कुछ देर पहले आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब हो रहे थे और लास्ट खबरें आने तक हमने देखा कि पंजाब असेंबली में तो मामला तकरीबन तय पा गया था। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नून लीग के आए हैं। एक बार फिर राना इकबाल साहब स्पीकर बने पंजाब असेंबली में। जबकि कौमी असेंबली की बात करें तो वहाँ पर अयाज सादिक साहब, वाज़ेह है अयाज सादिक साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इमरान खान साहब को उन्होंने लाहौर से हराया था। आज स्पीकर नेशनल असेंबली बन गए हैं। फहमीदा मिर्जा अपने जाहिर अपने ओहदे से वो सुबुकदोश हो गई हैं। अभी डिप्टी स्पीकर का इंतखाब का मरहला भी वहाँ पर चल रहा है। दूसरी जानिब हम अगर मुल्क की इस वक्त मजमूई तौर पर बात करें तो ये कहना जरूरी है कि जो लोग कहते थे कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता और ये मुल्क टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा और कहते थे कि इस मुल्क में जमहूरियत कभी पटरी पर नहीं चढ़ सकती, वो अब लब बस्ता है। जो कहते थे इस मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती, उनकी सोच में थोड़ी बहुत तब्दीली आ चुकी है। जो ये कहते थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, वो खुद कतार में खड़े होकर अपना वोट कास्ट करके आए हैं। सियासतदानों से ज्यादा अवाम इस बार काफी पुरजोश दिखाई दिए। जैसे अब इस मुल्क के बेहतरीन दिन आने वाले हैं, ऐसा ही मालूम होता है। फजाएं, हवाएं, बातें तो ऐसे ही हो रही हैं। खुशहाली, तरक्की और तब्दीली की बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये तब्दीली की हवाएं क्या सिर्फ इलेक्शन के दिनों तक महदूद थी, या जब अब अमली तौर पर करके कुछ दिखाने का वक्त आ गया है तो ये तमाम तर चीजें, ये तमाम जमातें और खासतौर पर हुकूमती जमात कर पाएगी कि नहीं? क्या वाकई लोड शेडिंग के अंधेरे छट जाएंगे? क्या ड्रोन हमले रुक जाएंगे? क्या मईशत का पहिया चल पड़ेगा, या सारे मंसूबे इरादे ऐवानी सियासत की नजर हो जाएंगे? ये सवालात बड़े अहम है। इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है जहां एक तरफ खुशहाली के नए ख्वाब है तो दूसरी तरफ वही पुराने अजाब, वही पुराने मसाइल है। देखना यह है कि अरबाब इख्तियार रोशन मुस्तकबिल की इस बेल को मूल चढ़ने देते हैं या फिर रिवायत को जारी रखते हैं जो रिवायतें पाकिस्तान में हमें नजर आ रही। कल सदर आसिफ अली जरदारी ने सहाफियों के, सीनियर सहाफियों के पैनल को भी इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकस्त की वजूहात क्या है, क्यों है, तो उसका जवाब उन्होंने यूं दिया कि वो प्रेसिडेंट है, आईनी ओहदा है, इसलिए वो उस पर कुछ ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते। सितंबर में जब वो अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे, उसके बाद वो बहुत सारी बातें हैं जिस पर बात करना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ बातें कही। ड्रोन अटैक के हवाले से आजकल बहस हो रही, क्योंकि वो पार्टियां इख्तिदार में आ गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में और मरकज में, जिनका दावा था कि उनके दौर में ड्रोन हमले रुक जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ड्रोन सिर्फ कील नहीं जो गिरा दी जाए, और अगर गिरा भी देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी सोचना पड़ेगा कि हमें अमेरिका से कैसे ताल्लुकात रख के चलने पड़ेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ यूसुफ रजा गिलानी की तरह मुत्तफिका वजीर आजम मुंतखब हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उन्हें खुद पार्टियों से जाकर इस हवाले से बातचीत करनी होगी। यहाँ तो खैर ये वजीर आजम के हवाले से कुछ बातें थी, कुछ सदर साहब ने बातें की, लेकिन एक मसला बड़ा अहम आ गया यहाँ पर, वो है ऑपोजिशन का। इस वक्त ऑपोजिशन बिखरी हुई है। मुस्लिम लीग नून ने तो अपनी हुकूमत बना ली है। ये वाहिद ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें हुकूमत इस पोजीशन में है कि उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन इस वक्त ऐसी है जो चाह रही कि मुत्तफिका तौर पर ऑपोजिशन लीडर आ जाए। यूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही इस वक्त सीट ज्यादा है, दूसरे नंबर पर नेशनल असेंबली में, तो उनका अपोजिशन लीडर आना चाहिए। लेकिन अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मिल जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। सूरत हाल इस तनाजुर में भी मुख्तलिफ हो सकती है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपना ही अपोजिशन लीडर नामजद कर दे कोई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही अपोजिशन लीडर आएगा। क्यों जरूरी है? क्या इससे जाहिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत के पास इतने नंबर्स हैं, इतनी तादाद है कि वो कोई भी बिल, कोई भी इशू लाना चाहे, कोई भी कानून साजी करना चाहे तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। लेकिन एक स्ट्रांग अपोजिशन का मतलब ये होता है कि वो प्रेशर डाल सके, कोई भी इशू आ सके, वो टुकड़ों में ना बढ़ जाए, उनके जो एक मोटो हो, उनका एजेंडा हो, वो एक हो जाता है अगर वो मुत्तफिक होती हैं एक बात पर और एक कायदे के खिलाफ। तो ये सूरत हाल है। इस प्रोग्राम में आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या चांसेस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किसी नैच पर एक हो जाए और अपोजिशन लीडर मुत्तफिका तौर पर लाने का फैसला कर लिया जाए। क्या पीछे बैकडोर कुछ गुफ्त शुनीद हो रही है कि नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, सिंध की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि आपको याद दिलाती चलूं, जब कायम अली शाह साहब ने जब नामजद हो गए वजीर आला, बाकायदा कायदे अवाम का भी इंतखाब हो गया वजीर आला का, उन्होंने हलफ भी उठा लिया, तो उनके साथ 7 वज़रा ने भी हलफ उठाया। और अब 2 दिन से हम देख रहे हैं, काफी खबरें आ रही हैं कि कायम अली शाह अचानक कहीं पहुंच गए
SHO کو انہوں نے ڈاٹا, IG سندھ کو انہوں نے ڈاٹا کراچی کی صورتحال پر. تو ہم جانیں گے آج اگر پیپلز پارٹی کے نمائندے ہمیں ملے کہ یہ کام 5 سالوں میں کیوں نہیں ہوا, کیونکہ وہ تو یہ کہتے رہے کہ 5 سالوں میں ہم نے اچھی حکومت کی, اس کا صلہ ہمیں سندھ میں ووٹ حاصل ہو کر ہوا ہے. تو اب کیا بات ہے, اب کیوں جا گئے ہیں؟ بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کریں گے اپوزیشن کون ہوگی, کون کون لوگ اپوزیشن میں ہوں گے اور سندھ میں کیا صورتحال بننے جا رہی ہے. بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور جیسے کہ انٹرو میں میں نے بتایا تھا کہ کیا صورتحال, متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے بھی یہ فیصلہ ہو گیا کہ قائد حزب اختلاف کے لیے وہ امیدوار لائیں گے. جیسا کہ ہم دیکھتے رہے سندھ اسمبلی میں بھی ان کی جانب سے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, آج بھی ہم نے دیکھا کہ یہ صورتحال تھی. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن مضبوط ہوگی تو ظاہر ہے وہ حکومت پر اچھا پریشر ڈال سکے گی, ان کا ایجنڈا ایک ہوگا, اور کوئی بھی ایشوز ہیں چاہے وہ خارجہ پالیسی کو لے کر ہو, چاہے وہ بیرونی ممالک کی ایڈ کو لے کر ہو, پاکستان کی معیشت کو لے کر ہو, ایک اچھی اپوزیشن, اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے پارلیمانی سیاست میں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے, ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر ہیں, سینئر رہنما عمران اسماعیل صاحب. بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ سے خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمیں جوائن کریں گے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. آغاز کرنا چاہوں گی عمران اسماعیل صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر کیا کہیے گا اگر اپوزیشن ایک ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہو, اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ یقیناً حکومت کو. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں آپ لوگ ایک نقطے پر اکٹھا نہیں ہو پا رہے ہیں؟ شکریہ صدر. صدر میرا خیال ہے اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ اس وقت ملک کے لیے بہت اہم ایک کردار ہے, اور ساری جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت بڑی جماعتوں میں شمار ہو رہی ہیں اپوزیشن کے لیے, وہ اپنا اپنا کردار ضرور ادا کریں گی. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اپنا پروگرام ہے جس سے تحریک انصاف جو ہے وہ نہیں اس پہ چل سکتے, اتفاق نہیں رکھتے ہم اس کے ساتھ, اور متحدہ کے پاس اپنا پروگرام ہے جس سے کسی حد تک اتفاق بھی ہمارا ہوتا ہے, لیکن کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہم ایک دوسرے کے سامنے اسٹینڈ آف سچویشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وچ از پریٹی انفارچونیٹ. لیکن سچویشن یہی اس وقت ہے ملک کی. تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں اگر کوئی ایسا راستہ بنتا ہے کہ مل کے کسی پوائنٹ پہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں جو اس ملک کے لیے بہتر ہو, جو ساری قوم کے لیے بہتر ہو, تو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے. لیکن فی الحال مجھے ایسی کوئی صورتحال بنتی نظر نہیں آ رہی کہ ساری جماعتیں متحدہ ہو کے اور وہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس ود ان دا ہاؤس قائم کریں. ایسا کچھ ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا فی الحال. اچھا, آپ اگر میں نے جو آپ کی بات سے نتیجہ اخذ کیا ہے, اگر میں اس کو اس طریقے سے بیان کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تو آپ کا کسی بھی سطح پر اتفاق نہیں ہوتا, لیکن متحدہ قومی موومنٹ سے کچھ آپ کے پوائنٹس ہیں, کچھ ایسی باتیں ہیں, کچھ نظریات ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو سملر سمجھتے ہیں, تو کیا ان سے مستقبل قریب میں ایسا کوئی ہے امکان کہ آپ لوگوں کا باقاعدہ اس پر بات چیت ہو سکتی ہے؟ کیا ایک گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے شیخ رشید کے تھرو, ایسا ہو چکا ہے عمران اسماعیل صاحب؟ دیکھیے شیخ صاحب اپنی ایک ایفرٹ کر رہے ہیں جس کی ہم سب قدر کرتے ہیں. شیخ صاحب نے اپنے طور سے یہ ایفرٹ شروع کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جماعتیں ایک اپوزیشن کا کردار ادا کریں, اور اس میں کس حد تک ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے میں کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتا, بیکاز میرا کوئی ڈائریکٹ ان سے رابطہ نہیں ہے شیخ صاحب سے. لیکن یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ شیخ صاحب کوئی ایسی ایفرٹ ضرور کر رہے ہیں. وہ ہماری پارٹی کے لیڈران سے بھی مل رہے ہیں, وہ خان صاحب سے بھی ملے ہیں, اور انہوں نے متحدہ والوں سے بھی جا کے ملاقاتیں کی ہیں. لیکن یہ شیخ صاحب کی اپنی ایفرٹ ہے. ابھی تک کوئی پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی باضابطہ رابطہ اب تک نہیں ہوا. عمران خان صاحب کی اس میں کوئی ان کی طرف سے گرین سگنل نہیں ملا؟ شیخ صاحب خود یہ سارا کام کر رہے ہیں, وہ تو اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو تو نہیں کرتے نا عمران اسماعیل صاحب؟ نہیں, لیکن وہ بھی ایک اپوزیشن کے رہنما تو ہے نا, اپوزیشن میں ہے, اور ممکن ہے کہ ان کی یہ خواہش ہو کہ یہ ساری جماعتیں ایک ساتھ بیٹھیں, اور اس میں مجھے کوئی بری خواہش نظر نہیں آ رہی, اس کے اندر کوئی پرسنل گینز اس میں نہیں نظر آتے مجھے. لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ باضابطہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ باضابطہ ہمارا کوئی متحدہ سے رابطہ ہوا ہے, تو اب تک ہمارا کوئی باضابطہ رابطہ متحدہ سے نہیں ہو سکا.
ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वो बातें तो आपने सुननी होगी जो कह रहे हैं इमरान इस्माइल साहब। जरूरी है एक मुत्तहदा अपोजिशन, कितनी जरूरी है, आप क्या समझते हैं? और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट क्या इस मामले में लचक दिखाने को तैयार है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बातचीत करे? थैंक यू सदर। देखें, MQM एक जिम्मेदार और इंतहाई डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी है और हम ये समझते हैं कि गुज़िश्ता 9 इंतखाबात जो माजी में हमने जिन इंतखाबात में हमने हिस्सा लिया, जिसमें हमें भरपूर हमारे मैंडेट में कामयाबी हासिल हुई और हर किस्म के कठिन हालात में हमने उन इंतखाबात में हिस्सा लिया, उसको देखा। यकीनन वहाँ कहीं ना कहीं हमारा मुल्क की बाकी जमातों से इत्तेहाद भी हुआ, इख्तिलाफ भी हुआ। देखिए, जब आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आते हैं और प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन का जो फेज होता है, इसमें बड़ा फर्क होता है। इलेक्शन से पहले तो यकीनन आपने सबकी तकरीरें सुनी, सबके दावे सुने, सबने अपने अपने बुलंद बांग दावे किए कि कौन क्या चाहता है, क्या कर देगा और किसको किस तरह से ओवरवेलमिंग पाकिस्तान की आवाम कबूल करती है। लेकिन जब पोस्ट इलेक्शन हो जाता है, जब रिजल्ट आ जाता है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें हमें नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखना होता है। उसमें फिर हमारे फर्द वाहिद की जात की अहमियत नहीं होती, अपनी अपनी पार्टियों की और पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम की हम नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। ठीक है। जहां से हमें मैंडेट मिला उसकी बुनियादी जरूरतों से लेकर पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी उन तमाम खतरात पर और उन तमाम हसासियत पर हमें मुत्तफिक होना होता है। इसी को कहते हैं कौमी पॉलिटिक्स, इसी को कहते हैं नेशनल पॉलिटिक्स। और नेशनल पॉलिटिक्स में जो इनफरादी डिफरेंसेस होते हैं उनको बालाए ताक रखना होता है। अच्छा। और मुल्क की सोवरेनिटी के लिए, मुल्क की बका और सलामती के लिए हमें उस प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो हुकूमत का हो, चाहे वो अपोजिशन बेंचेस का हो, उस पर हमें कोई ना कोई इक्वेशन ऐसी बनानी पड़ती है जिसमें हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। अच्छा। और नेशनल इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हों। तो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, इनके जो डिफरेंसेस हैं आपके साथ, वो इनफरादी नौयत के हैं, वो इतने सीरियस नहीं है और इलेक्शन से पहले ऐसी बातें होती हैं जो बयानबाजी हुई, उसको अब ये समझा जाए कि पोस्ट इलेक्शन उनकी कोई अहमियत नहीं होती। देखिए, मैंने आपसे क्या गुजारिश की कि इलेक्शन से पहले का एक फेज अलग अहमियत का होता है। इलेक्शन के बाद जब आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आते हैं तो फिर आप अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और मुल्क की कौमी असेंबली या सूबे की सूबाई असेंबली का पार्ट होते हैं। और उस ऑगस्ट हाउस की ये रिक्वायरमेंट होती है कि या तो आप हुकूमत में हैं या आप अपोजिशन में हैं। हुकूमत में कई हुकूमतें नहीं होती, अपोजिशन में कई अपोजिशन नहीं होती। ये जरूर है कि हमारा और दीगर तमाम अपोजिशन जमातों का अपना अपना एजेंडा है। अच्छा। लेकिन हम किस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं, अच्छा। हम किस चीज के लिए हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया है, वो है पाकिस्तान की गरीब मुतवस्सित तबके अवाम और उनकी फलाह बहबूद के वादे के साथ हम पार्लियामेंट में दाखिल होते हैं ना, तो उसमें फिर हम एक दूसरे को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। सिंपल मौक़िफ़ मेरा ये। अच्छा, लेकिन MQM की पोजीशन इस वक्त बड़ी अहम है। अगर MQM जो है वो साथ दे देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। MQM पीपल्स पार्टी के साथ है तो ऑब्वियसली वो तो पहले ही वहाँ पर नंबर गेम ज्यादा है, वहाँ पे सिचुएशन दूसरी हो जाएगी। आपके पास असल में सारी मसले का इस वक्त हल है। अगर तो सारी जमातें इसमें इंटरेस्टेड हैं कि मुत्तफ़िका कायदे इख्तिलाफ होना चाहिए। तो देखिए, कायदे हज़्ब इख्तिलाफ तो मुत्तफ़िका ही होता है और ऐवान में दो ही होते हैं, एक तो लीडर ऑफ द हाउस होता है और एक तो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। तो यही बात असल में समझने की है कि हमें अगर अपोजिशन बेंचेस पे हमने अपना किरदार अदा करना है तो उस किरदार की बुनियादी वजह क्या है। उसकी नंबर एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हुकूमत के तमाम मज़बूत इक़दामात को हमने सपोर्ट करनी है। अच्छा। बगैर किसी हीलो हुज्जत के। ठीक है। और दूसरा, हुकूमत को हमने वो डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है जिससे अल्टीमेटली आम आवाम का फायदा हो, आम आवाम तक जमहूरियत के समरात पहुंचे। तो इस पे तो किसी भी पार्टी को इख्तिलाफ नहीं है, तो इसमें कोई इबाम होना ही नहीं चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी करारदाद लाती है, कोई ऐसा बिल पेश करती है जो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम और बिलखुसूस गरीब मुतवस्सित तबके के, तो हमें उसमें कोई इबाम थोड़ी है सपोर्ट करने में। और अगर पीएमएलएन ट्रेजरी बेंचेस से कोई ऐसा बिल लाती है तो हमें अपोजिशन के लिए सिर्फ अपोजिशन बनाए अपोजिशन नहीं करनी, बल्कि हमें हुकूमत का हर मुस्बत
قدم میں اس کے ہاتھ بھی مضبوط کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, شرمیلا ہمارے ساتھ ہے, انہیں بھی اس گفتگو کا حصہ بنائیں گے, لیکن کیا یہ بات میں پوچھنا چاہوں گی خواجہ ضیاء الحسن سے آپ سے, اگر پاکستان تحریک انصاف چاہے کہ وہ آپ سے رابطے بڑھائے تو انہیں ایسا کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ آپ ہی کے ایک رہنما ان کا بیان میں پڑھ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی, وجہ انہوں نے فرمایا. پھر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب, الطاف حسین صاحب کے خلاف جو انہوں نے بیان دیا تھا واپس لے لیں, بات چیت کر لیں ان سے, تعاون تو پھر ہم کر لیں گے. ایسا ہی کچھ سلسلہ ہے, یہی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, یہی آفر ہے آپ کو؟ دیکھیے, ہمارا تو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی پاکستان کی خاص طور پہ جو انتہا پسندی دہشت گردی کے معاملات تھے, اس میں ہم نے تو جماعت اسلامی سے منصورہ جا کے ملاقات کی. یعنی انہوں نے ہمیں پہل نہیں کی, ہم نے پہل کی, اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس گئے. لوکل گورنمنٹ کا ایشو تھا, ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس گئے. تو پاکستان کی جہاں بات ہوگی, پاکستان کی عوام کی جہاں بات ہوگی, تو MQN اس ملک کی تیسری قومی جماعت ہونے کی حیثیت سے یقیناً ہر اس قائد سے, ہر اس لیڈر سے, ہر اس MNA سے ہم بات کرنے تیار ہیں. لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا ہوگا, آپ بات کرنے کو تیار ہیں, آپ پہل کر رہے ہیں, یا پھر آپ یہ آفر دے رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب ایک فون کال کر لیں الطاف حسین صاحب کو, تو پھر آپ لوگ کچھ سوچیں گے اس معاملے پہ؟ ان دونوں باتوں کو کلیئر کر دیجیے گا. دیکھیے صدف, ایک چیز بڑی کیٹیگوریکلی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. جب دو قائدین یا دو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں گفت و شنید کرنی چاہتی ہیں تو انہیں اپنے ماضی کی تمام روایات کو ترک کرنا ہوتا ہے یا اس کی تردید کرنی ہوتی ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا ہمیں کہ اگر ہم اپنے ماضی کے رویوں کو فراموش کرنا چاہتے ہیں, یا ان کی کوئی کلیئرنس چاہتے ہیں, یا اس پہ کوئی شرمندگی یا ندامت ہے, یا ہم ایک دوسرے کو گلے لگانے کے لیے خلوص دل سے گلے لگانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے وہ وش اینڈ ول اور وہ طریقہ کار نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, عمران اسماعیل صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی ہوگی, وہ وش, وہ ول, وہ طریقہ کار نظر آنا چاہیے. ایک قدم آپ بڑھائیں, ایک قدم وہ بڑھائیں گے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ پہل کر لے تو پھر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر بن جائیں؟ صدف, بات عمران خان صاحب کے اپوزیشن لیڈر بننے کی نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت میں اپوزیشن لیڈر بننا ہے, چاہے وہ اپنے پرنسپل کو کمپرومائز کریں, چاہے وہ اپنے پارٹی کا جو مینیفیسٹو یا پروگرام ہے اس کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہونے والا. پاکستان تحریک انصاف ہرگز اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گی کسی بھی سیٹ کے لیے. لیو اسائڈ اپوزیشن, ہم گورنمنٹ میں جانے کے لیے بھی ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اظہار صاحب جو ابھی بات کہہ رہے تھے, بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قومی مسئلہ ایسا ہوگا جس میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا, اس میں تمام جماعتوں کو انوائٹ کرنا پڑے گا, تو ضرور کریں گے. اس وقت دیکھیں گے کہ ہمیں پہل کرنے میں کوئی کسی قسم کی کباط نہیں ہے. اگر ہماری کسی چیز سے, کوئی پہل کرنے سے, کسی چیز سے کوئی ملک کی بہتری میں, سلامتی میں کوئی اچھی چیز ہو جاتی ہے تو بسم اللہ, ہم 100 دفعہ بسم اللہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے اس میں. لیکن پرسنل گینز کے لیے کہ ہم اپوزیشن کے لیڈر بن جائیں, خان صاحب اپوزیشن کے لیڈر بن جائیں, اس کے لیے وہ اپنے سارے جو سٹینڈز انہوں نے لیے ہیں اس کو وڈرا کر لیں, ایسا نہیں ہونے والا. ایسا نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں بریک لوں گی. بریک کے بعد شرمیلا فاروقی صاحبہ کو میں نے تھوڑا انتظار کرایا. بریک کے بعد یقیناً ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے, یہ جو اس وقت کمپوزیشن ہے پارلیمنٹ کی, یہ کیسی ہے, اور کس طرح کی اپوزیشن بننے جا رہی ہے, اور کس طرح کا اس کا رول ہوگا جو حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, اس کے لیے اور عوام کے لیے. بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی. شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شرمیلا صاحبہ, آپ کو کافی انتظار کرایا, لیکن یہ بتائیے کہ اس وقت اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, کتنا ضروری ہے اپوزیشن کا ایک ہی ایجنڈے پہ اکٹھا ہونا, اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. دوسرا یہ بتائیے گا, آپ کے 5 سال اتحادی رہے متحدہ قومی موومنٹ, کیا ہوا وزیر اعلیٰ سندھ جب بنے انہوں نے حلف لیا, ساتھ میں 7 وزراء بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی حلف لے لیا, پھر آپ لوگ گئے لیاری میں, آپ لوگوں نے جا کے سیلیبریٹ کیا تمام تر صورتحال کو. متحدہ کہاں ہے, کیوں نہیں آپ کے ساتھ اس بارے؟ آپ تو مفاہمت کی پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں. دیکھیے, 2 چیزیں. ایک تو آپ نے پہلا سوال کیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہو, یا وہ جو ایشوز آتے ہیں آن ہینڈ اس پہ وہ متفق ہوں. دیکھیے, افیکٹو اپوزیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنی بھی جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھیں ان کا ایشو بائی ایشو پہ متفق ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر اپوزیشن بھی ڈیوائیڈڈ رہے گی تو وہ افیکٹو اپوزیشن نہیں کر سکتی.
और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनको फिर एक फ्री हैंड मिल जाता है, क्योंकि ऑपोजिशन वाले आपस में ही लड़ते रहते हैं, वो इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। दूसरा सवाल आपने किया कि हमारे इत्तेहादी सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहाँ है। देखिए, मैं तो ये जानती हूँ कि सिंध हुकूमत बनाने से पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को शमूलियत की दावत दी गई थी, और आज भी ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है हमारी जानिब से। वो जब चाहें सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, जहाँ आपने लियारी की बात की, मैं इसकी वजाहत करती चलूं कि करने नहीं गए थे। उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनेटेड MPAs सिंध में आए हैं। मुख्तलिफ दिनों पर तकरीबन हर रोज कोई ना कोई MPA दावत करता है। लियारी की जो MPA हैं सानिया, उनकी तरफ से दावत नामा तकरीबन एक हफ्ता कबल आ चुका था। अच्छा, इत्तफाकन ये हुआ कि उसी दिन चीफ मिनिस्टर साहब का हल्फ हुआ, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि वहाँ पर CM साहब कोई 11:30 बल्कि 12 सवा 12 बजे पहुंचे हैं, और जाहिर बात है कि इलेक्टेड MPA हैं और सिंध असेंबली का हिस्सा है, उनकी दावत है। एक और दावत भी थी, एक और MPA ने भी की थी, वहाँ भी CM साहब गए थे। इसमें कोई मैं समझती हूँ किसी किस्म की कोई और परसेप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैं परसेप्शन नहीं ले रही, क्योंकि मैंने पढ़ा था, इसको ख्वाजा हुसैन साहब भी कंफर्म कर दें कि राब्ता कमेटी ने अरकान हक परस्त जो है उन्होंने काफी तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि इससे पता चलता है आप लोग कराची के अमन के लिए कितने सीरियस हैं। यही कहा था ख्वाजा। मैं ये समझती हूँ, देखिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, उनके पास रीजन होंगे कि उनको किसी किस्म की इस हवाले से नाराजगी, लेकिन होनी नहीं चाहिए। अच्छा, लियारी के हवाले से एक बात मैं आपको बताती चलूं कि लियारी में रहने वाले लोग बड़े पुरअमन हैं, मोहब्बत करने और मोहब्बत देने वाले लोग हैं। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कोई भी इलेक्टेड MPA उनको कहीं दावत बुलाते हैं उनकी क़यादत को, तो क्या वो इनकार करेंगे? नहीं, वो भी जाएंगे, चाहे वो लियारी हो, चाहे वो नॉर्थ नाज़माबाद हो, चाहे वो कोई और इलाका हो। नबील गबूल साहब भी तो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। अगर वो जीत जाते और लियारी में दावत करते तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग वहाँ नहीं जाते? तो मेरा ख्याल है कि ये छोटी छोटी बातों पे नाराजगियां करना या इश्यूज क्रिएट करना या इसको कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से लिंक करना थोड़ी सी ज्यादती है। अच्छा। मैं समझती हूँ कि हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो दोस्त हैं, जो MPA से, वो बड़े मेच्योर लोग हैं और मेच्योर सियासत करते हैं। अगर कहीं पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम बैठ के उसे दूर करने के लिए तैयार हैं। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं है। आपस में हम 5 साल इत्तेहादी रहे हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह इत्तेहादी रहेंगे। अच्छा, आइंदा भी इत्तेहादी रहेंगे। अगर मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता दें, जो उससे पहले वो कहना चाह रहे थे ब्रेक की बात, वो कह रहे हैं ब्रेक का वक्त आ गया है, वरना मेरे दोनों गेस्ट बैठे हैं, उनसे सवाल पूछूंगी। ख्वाजा हुसैन साहब, आपसे मैं आके पूछूंगी, एक बयान मैंने ये भी पढ़ा कि माजी में PP का साथ देकर MQM की बदनामी हुई। मुझे बताइएगा, आपका तो वोट बैंक भी रिटेन रहा, आपकी तो सीट्स भी रिटेन हुई, बड़ी कामयाबी कराची में हासिल हुई, किस किस्म की बदनामी हुई MQM को PP का साथ देकर? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा साहब, अगर आप जवाब देना चाहें तो मेरे भी सवाल का जवाब दे दें, शर्मिला साहिबा ने जो गुफ्तगू की उसका भी जवाब दे दें। ये क्या आपकी क्या बदनामी हुई? आपको तो कामयाबी मिली, सीटें भी रिटेन की, वोट बैंक भी आपका वही रहा है। बस ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि पीपल्स पार्टी, ये दोस्त, ये अगर और मगर की डगर से कब बाहर आएंगे, और ये अगर मगर की डगर ही आज सूरत हाल को यहाँ तक लेकर आ गई है। और मैं इस बात पे भी बड़ा हैरान हूँ कि ओथ लेने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो मज़ार कायद, उसका विजिट होता है, जबकि बड़ी जल्दी में ओथ भी लिया गया असेंबली के अंदर। शाम को 7 बजे CM साहब ने माशाल्लाह ओथ लिया, उनको वहां सेलेक्टेड हुए, फिर गवर्नर हाउस गए, ओथ लिया, 7 वज़रा ने भी लिया। उसके बाद फिर मज़ार कायद पहला काम होता है। लेकिन ऐसी क्या अट्रैक्शन थी और ऐसी क्या मजबूरी थी कि अगर पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा लियारी जाते, अच्छा, और अपने आम वोटरों, आम गरीब वर्करों से मिलते तो बड़ी खुशी होती, क्योंकि लियारी तो हमारा भी इलाका है। लियारी में तो हम भी
लियारी की नुमाइंदगी करते हैं। इन्विटेशन नहीं लेकिन आया अगर ना, वहाँ जाकर आपने मज़ार-ए-कायद से इन्विटेशन नहीं आया, वहाँ जहाँ से आया वहीं गए, ख्वाजा साहब वो ये कह रही थी। बस वो जब मज़ार-ए-कायद पे शायद वो मज़ार वाले बिरयानी नहीं खिलाते या दावत नहीं करते, लेकिन बहरहाल वो एक फर्ज है और हमेशा 65 साल का कल्चर रहा है चीफ मिनिस्टर का, गवर्नर का, कि वो और कोई काम, कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करता जब तक मज़ार-ए-कायद पर जाकर वो फातिहा ख्वानी ना करे और बाबा कायद से पहले अपने अहद का इजहार करे। बहरहाल वो प्रायोरिटी पे नहीं था। हाँ। लेकिन अगर आपने जाकर वहीं इस मफरूजे के तहत के शायद कोई मजबूरी हो सकती है, पीपल्स पार्टी की कोई इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन हम बड़े क्लियर हैं कि आपने जो मैसेज किया, ख्वाजा साहब वो ये भी कह रही थी कि इसे कराची के मसाइल से या कराची के लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ना जो है ये बड़ी नामुनासिब बात होगी। तो लियारी का मसला कहाँ से ले आके जोड़े, फिर पूछ लें कहाँ, गवादर से ले आके जोड़े, चीन से ले आके जोड़े, मतलब कुस्तुनतुनिया या इराक ईरान से ले आके जोड़े, कहाँ से जोड़े? वो कत्लेआम कहाँ हुआ, वो लोग कहाँ ज़िबा हुए, शेरशाह कबाड़ी मार्केट की बर्बरियत क्या हुई? फिर आप कह रही हैं कि ठीक है मोअज़्ज़िज़ रुकन सिंध असेंबली अब मैंडेट रखती है और तमाम लोग अब ऑगस्ट हाउस के मेंबर हैं और दे आर ऑल ऑनरेबल। लेकिन हम तो बात ये कर रहे हैं कि वो जो दावत थी वो मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को पता है कि वो किन लोगों की तरफ से थी और आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो दावत मज़ार-ए-कायद के बाद हो जाती तो क्या था? क्या ख्याल है? लेकिन बहरहाल वी गॉट योर मैसेज, वी गॉट वेरी क्लियर मैसेज। और वो जो आपने कहा ना अगर मगर, तो वो अगर मगर वाला जो 5 साल कंफ्यूजन रहा वो सिंध ने उसको भुगता है, वो अब क्लियर हो गया। अब कोई आपका इनसे फिर राब्ते का पहल करने का कोई इरादा नहीं है। शर्मिला, आप इसका जवाब देना चाहें? जो अगर मगर की सियासत है, कराची के मसाइल जू के तू रहे, बड़ा धोखा खाया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्या जवाब देना चाहेंगी आप? अगर मगर की सियासत छोड़ें, सीधी सीधी बात करें, अमन ओमान के हवाले बड़े इस वक्त बड़ी इशू है कराची का। जी मुझसे पूछ रही हैं? जी आपसे ही पूछ रही हूँ। नहीं देखिए, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू नहीं सुन पाई ख्वाजा साहब की, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर कराची के तमाम मसाइल जो है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो उन सबके ताने बाने लियारी से जाके जुड़ते, तो मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब आप अपने साथ भी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ये आप जानते हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ठीक है। सिर्फ लियारी ही जो है वो अगर ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिमिनल्स का गढ़ है, तो मैं समझती हूँ कि बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल रुकन सूबाई असेंबली ऐसी बात करना भी नामुनासिब होगा। हाँ, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है जिसमें मैंने पहले कहा कि अगर किसी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आए बैठे हमसे बात कर लें, बच्चे तो हल हो सकते हैं ना। मेरे पास मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दें। इमरान इस्माइल साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह लचक का मुजाहरा किया जाता है, आप लोगों को बड़ा ताना पड़ता है कि पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं करती तहरीक इंसाफ, तो तहरीक इंसाफ इस बार के हम देखते हैं अमली सियासत में आई है, कुछ अब पॉलिटिकल मेच्योरिटी आपकी तरफ से सामने आ सकती है, जो ऑफर मुत्तहिदा दे रही है आपको कि रास्ते खुले, दरवाजे खुले, बातचीत करें और फिर कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। योर लास्ट कमेंट। बिल्कुल, रास्ते तो हमारे भी खुले हैं, दरवाजे हमने भी कभी बंद नहीं किए किसी के ऊपर, लेकिन सिर्फ एक चीज है, अभी आप ही के प्रोग्राम में बीच में ब्रेकिंग न्यूज आई कि मुत्तहिदा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उन्होंने वजीर आजम के लिए सपोर्ट कर दिया है और वो भी बगैर किसी शराइत के, गैर मशरूत तौर पे सपोर्ट उनको दी है। तो इससे बिल्कुल एक टिल्ट आपको साफ नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा देर अपोजिशन में बैठने का इरादा नहीं है मुत्तहिदा का। अच्छा। ये इस तरह की वो चीजें हैं, इंडिकेशन आपके प्रोग्राम में अभी ब्रेक में मैं देख रहा था, शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क, अजहर साहब से पूछते इस वक्त कि आप लोगों ने जो ये फैसला किया है, तो क्या मुस्तकबिल में आपका इरादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ